तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th में भी हैं, 12th में भी हैं, या वो जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व कराने जा रहा हूं जेईई मेंस 2020 का 2 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और पहला क्वेश्चन आईआईटी की तरफ से दिया गया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके नोट्स से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, नोट्स में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है। और जो लोग फिलहाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो इस बात को जानते भी हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, अगर साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x अगर बराबर है -π/2 के, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? x किसके बराबर होगा? क्या प्लस -1/12 के बराबर होगा? क्या -1/12 के बराबर होगा? क्या प्लस 1/12 के बराबर होगा? या इनमें से किसी के बराबर भी नहीं होगा? चलिए जल्दी से देखते हैं ना। तो अपनी इक्वेशन लिखते हैं। तो अपनी इक्वेशन क्या कह रही है? अपनी इक्वेशन कह रही है, अगर साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x अगर बराबर है -π/2 के। ठीक है जी, एक काम करते हैं कि साइन इनवर्स 6 रूट 3x को तो यहीं रोक लेते हैं ना, -π/2 इसे उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन इनवर्स 6x। ठीक है, पूरे में से माइनस इधर ले आओ, तो इधर माइनस आने के बाद यहां माइनस आ जाएगा जो अंदर जा सकता है, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये वाला माइनस यहां है और ये वाला मैंने अंदर भेज दिया, तो ये हो गया साइन इनवर्स के अंदर -6 रूट 3x। बात सुनेंगे भाई, बात सुनेंगे। और ये हो जाएगा हमारा π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। मेरी बात सुनेंगे भाई आप। तो ये आपका हो जाएगा, ये साइन इनवर्स टेकिंग साइन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 रूट 3x और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, यानी कॉस के अंदर हो जाएगा साइन इनवर्स 6x। और उम्मीद करूंगा मैं ज्यादा तेज नहीं चलूंगा। ये साइन इनवर्स के अंदर वाली चीज को आप मान लीजिएगा साइन थीटा, यानी 6x को आप मान लीजिएगा साइन थीटा। बात मेरी सुनते रहिएगा। ठीक है जी, तो साइन थीटा माना, साइन इनवर्स के अंदर गया साइन थीटा, बचा थीटा, तो ये बचा कॉस थीटा, तो माइनस का 6 रूट 3x आपका बचा कॉस थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसे x में सॉल्व करना है, तो आपको x में साइन दिया हुआ है, तो आप इसे साइन में बदलते क्यों नहीं? सर जब बदलूंगा ना जब cos स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। खैर अब इतना वक्त नहीं है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 3 108 एक्स स्क्वायर, 108 एक्स स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यानी 36 एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 144 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1/144, तो यहां से x आ जाएगा +-1/12। तो बच्चा बोलता है सर लगा दो टिक ऑप्शन नंबर ए पर +-1/12। मैंने कहा बर्दाश्त कर, ध्यान से देख कि लेफ्ट हैंड साइड तेरी साइन इनवर्स 6x है प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x है, सामने माइनस चाहिए, तो माइनस कब आएगा? जब माइनस इसके अंदर जाएगा। ऑब्वियसली अगर x बेटा प्लस का गया सिर्फ, तो फिर तो प्लस का आएगा ना, प्लस का है ही नहीं तो प्लस का जाएगा नहीं, सिर्फ माइनस का जाएगा, तो प्लस वाला नहीं जाएगा, प्लस वाला नहीं जाएगा, तो x आपका सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा माइनस का 1/12। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल नोट्स से एकदम एज इट इज क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन करिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जरा जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन आपने देखा जिसका आंसर x इज इक्वल टू -1/12 आया। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया था। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका मैक्सिमा मिनिमा से आया था, और सवाल पढ़ते हैं पता लगेगा क्या दिया था। तो सवाल हमारे सामने ये रहा, कह रहा है कि कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये बताइए कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा कुल मिला के कितने होंगे, और फंक्शन हमें दिया गया है। जरा फंक्शन लिखते हैं, जरा फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन हमें दिया गया है, सभी लोग इधर देखेंगे अभी। फंक्शन हमें दिया गया है भाई माइनस का 3/4 x की पावर 4 माइनस 8 x की पावर 3 माइनस 45/2 एक्स स्क्वायर प्लस 105। ठीक है जी, और हमसे पूछा गया है कि कितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा मिलेंगे। क्या 1 2 3 4 ऑप्शन इसके दिए हुए थे। ठीक है जी, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, पता करते हैं कितने पॉइंट ऑफ कितने मैक्सिमा है और कितने मिनिमा है। ठीक है, जरा देखिएगा। तो जैसे ही मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो ये हमारा आ जाएगा भाई, ये 4 इधर आएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, -3 एक्स क्यूब रह जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझते होंगे आप। माइनस का 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, माइनस का 45 एक्स हो जाएगा।
और ये तो आप भली बात ही जानते हैं कि 105 का कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है जी, खैर अब जरा इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, एफ डैश एक्स को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब यहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक बच्चा वो जो सिंगल डेरिवेटिव की मदद से जाना चाहेगा, एक वो जो डबल डेरिवेटिव की मदद से जाना चाहेगा। खैर तो -3 आप इसमें कॉमन निकाल लीजिएगा, इनफैक्ट एक्स भी निकाल लीजिएगा तो अंदर बचेगा x²। ठीक है, बचेगा प्लस का 8x और बचेगा प्लस का 15। ठीक है जी, ऐसा बच जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स, आपका हो जाएगा माइनस का 3x और अंदर हो जाएगा x + 3 और x + 5, ऐसा हो जाएगा। यहां पर आप अगर देख पा रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि डबल डेरिवेटिव से जाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, एक -5 आया, एक -3 आया और एक 0 आया। अब उन्हें वापस उठा के डबल डेरिवेटिव में डालना और डबल डेरिवेटिव में भी करना कोई समझदारी की बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पर शो कर देने चाहिए। -5 -3, भाई -5 -3 और 0, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट है। आप जानते हैं कि बड़े से बड़ा भी पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, लेकिन यहां पर एक माइनस फालतू दिया गया है, तो बड़े से भी बड़ा आपका आ जाएगा फिलहाल नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी, चाहे तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 0 से बड़ा कुछ भी डाल लीजिएगा। मान लीजिएगा आपने 0 से बड़ा डाल दिया 10 डाल दिया, 10 10 पॉजिटिव नेगेटिव, तो बना दिया ना नेगेटिव, तो यह जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और इस बात को आप भली बात ही जानते हैं कि -5 से पहले आप इंक्रीज कर रहे थे, फिर आपने डिक्रीज किया, तो यह कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, डिक्रीज से इंक्रीज तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, फिर इंक्रीज से डिक्रीज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो टोटल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा जो हमें मिले हैं वो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 1 2 3, -5 -3 एंड 0। ये 3 पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा बन रहे हैं। तो आपके जो भी ऑप्शन आपका रहा होगा कि बताइए, थर्ड ऑप्शन आई गेस, कि कितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा मिलेंगे, तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे मैक्सिमा या मिनिमा के। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। किसी को लिखना है तो जल्दी से लिखिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाकी देख आपने लिया है कि कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जरा देखिए इसे ध्यान से। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है वो लिमिट से पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ये कह रहा है, अगर लिखते हैं, ये कह रहा है अगर लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1 है और अंदर दिया है x + x² + x³, और ये सिलसिला अगर चलता चला जाएगा अप टू x की पावर n, ठीक है, और -n भी दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई x - 1 है। अगर ये बराबर है 820 के, तो ये बताइए n की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है जी, तो हमसे पूछा गया है कि n की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है जी, और इसमें 4 ऑप्शंस इसने दिए हैं। क्या n की वैल्यू जो है हमारी 39 रही होगी, 40, 41 या 42 रही होगी। ठीक है, 39, 40, 41 या 42 रही होगी। ठीक है, ये हमसे पूछा था। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं एल हॉपिटल साहब का। क्यों? क्योंकि ये शायद 0/0 फॉर्म मुझे नजर आ रही है। x को 1 डाला, भाई 1 डालने पर 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n, तो n - n 0, 0/0। तो भाई एल हॉपिटल साहब कब, हॉस्पिटल भी कुछ लोग कह देते हैं ना, तो ये एल हॉपिटल साहब का इस्तेमाल कब होगा? कर दीजिए उठा के इस्तेमाल। तो जरा डिफरेंशिएट करिए, और एल हॉपिटल साहब कहते हैं कि अगर 0/0 फॉर्म बनी है तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट कर दीजिए और नीचे का नीचे कर दीजिए, और ऐसे ऐसे आंसर आएगा। जरा करिए जरा, तो ये हो जाएगा, ऊपर डिफरेंशिएट करने के बाद ये हो जाएगा 1 + 2x + 3x² प्लस अप टू nx n-1, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नीचे कुछ बचा नहीं क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है। ठीक है जी, और ये बात देखिए, इसका अगर आपने एल हॉपिटल लगाया तो ये बात अभी भी 820 के बराबर ही रहेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा जरा। खैर, अब आप x को 1 डालिए, और अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, और अगर अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही तो अब आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो 1 डालिए, तो 1। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, 1 2 + 3 + 4 + 5 प्लस अप टू कहां तक, x को 1 डालिए तो 1 की पावर n-1, तो क्या हो जाएगा 1 1 × n। तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर से अप टू n, देख क्यों नहीं पा रहे हो भाई? x को 1 डालो ना, तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, और वो होता है हमारा n + 1/2, और सामने है 820। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो n + 1 आपका बराबर हो जाएगा भाई 2 का भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1640। ठीक है जी, तो n क्या होगा? मुझे लगता है कि n यहां पर जो होगा वो 40 होगा। क्यों? क्योंकि 40 × 41 जो हो जाएगा
वो 1640 हो जाएगा। तो n आपका 40 होना पड़ेगा। देखिए 40 और 40 प्लस 1 41, तो 40 इंटू 41 इज 1640। तो जो भी सही ऑप्शन रहा होगा आप उस पर टिक कर सकते हैं। n विल बी इक्वल्स टू 40। उम्मीद करता हूं एक सरल सा सवाल जो है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। लिखना है तो जल्दी से लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सर्कल से आया था, जरा एक बार पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ रहा है। इफ द लाइन दी हुई है इज टेंजेंट टू द सर्कल दिया हुआ है, देन फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो मेरी बात सुनिएगा भाई, लाइन आपको दी हुई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू के, और ये जो है लाइन ये टेंजेंट हुई है एक सर्कल पर जो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि के की क्या क्या इंटीग्रल वैल्यूज हैं। कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं -6 -16 16 5। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका क्या क्या आंसर आता है। ठीक है जी, तो सर्कल देखते हैं जरा कैसा। देखिए ना, ये सर्कल आप देख पा रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, तो क्यों ना इसे +1 ले लिया जाए। ठीक है, और माइनस का 4y, भाई माइनस का 4y को आप स्पष्ट समझते हैं कि आपको +4 और चाहिए होगा। ठीक है, तो था असल में 4 और 4 को आपने 5 ले लिया, तो -1 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको काउंटर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सर्कल के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से सर्कल का जो सेंटर आ जाएगा वो 1,2 आ जाएगा, और जो रेडियस आ जाएगी वो आपकी 1 आ जाएगी। तो एक ऐसा सर्कल आपको दिया है जिसका सेंटर 1,2 और रेडियस 1 है। ठीक है, और अब मैं यहां पर आपको सेंटर और रेडियस कैसे निकालना है वो तो नहीं सिखाने आया हूं एटलीस्ट। ठीक है जी, तो सेंटर और रेडियस आपको पता लग गया। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। अब क्या है कि इस दिए गए सर्कल पर, ठीक है, एक लाइन है जो टेंजेंट है, ठीक है, और वो लाइन आपको दी हुई है। भाई इसका सेंटर हमें पता लग गया 1,2, रेडियस हमें पता लग गया 1। ठीक है जी, अब ये लाइन जो है वो टेंजेंट है। अगर टेंजेंट है तो वो लाइन जो है इसके साथ कितना बना रही होगी, 90 डिग्री बना रही होगी। ऑब्वियस है ये बात तो। ठीक है, और जो टेंजेंट लाइन है वो क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू के। ठीक है जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें तो आपका काम हो जाएगा। भाई पॉइंट से लाइन तक की दूरी कितनी होनी पड़ेगी, 1 होनी पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट से ये लाइन अगर यहां भी होती, आप समझते क्यों नहीं है, देखो ना, पॉइंट से लाइन तक की दूरी कितनी होनी पड़ेगी, 1 रेडियस के बराबर होना पड़ेगा। तो लाइन पॉइंट से लाइन तक की दूरी, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई कर जाएगा, तो 3 + 8। ठीक है जी, माइनस के मॉड्यूलस के अंदर आएगा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर क्या आएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25 का रूट कितना आ जाएगा 5, और ये किसके बराबर होगा 1 के। तो यहां से 3 + 8 11 माइनस के का मॉड्यूलस किसके बराबर होगा 5 के। ठीक है जी, तो ये 11 माइनस के एक बार खुलेगा प्लस का 5 और 11 माइनस के एक बार खुलेगा माइनस का 5। तो यहां से k की वैल्यू एक बार तो आपकी 6 आ जाएगी और एक बार k की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऑप्शन है या तो 6 है तो -6 नहीं होगा, अगर 16 है तो -16 नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन ठीक हो आप उस पर करेक्ट कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल लो का जो सिलसिला था वो कुछ सरल सवालों का सिलसिला था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। जल्दी से लिखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ एकदम से बढ़ जाएंगे। लिखना तो लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है वो प्लेन्स से आया था, ठीक है, 3D से आया था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एंड द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, find the coordinates and length of the foot of the perpendicular from the point 1,3/2,2 1,3/2,2 इस पॉइंट से आपको कोऑर्डिनेट और लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बतानी है टू द प्लेन। और प्लेन की इक्वेशन हमें दी हुई है, और इक्वेशन दी हुई है 2x, नीचे लिखते हैं, -2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, सभी में डिस्टेंस लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो दी हुई है वो आपको √6 दी हुई है, और अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए हैं। कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं क्योंकि लेंथ सबकी बराबर है। जरा कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। मान लीजिए पॉइंट आपका a, b, c है। मान लीजिए आपकी कोऑर्डिनेट्स a, b, c है। ठीक है जी, मान लिया आपने। ठीक है, अब इस पॉइंट का नाम मान लीजिए जो है आपका p है, मान लीजिए q है। तो p q वेक्टर बताइए जरा क्या होगा। ठीक है, p q वेक्टर हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 - a
ठीक है, 1 माइनस ए, या ए से शुरू कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकेंड रुकिएगा। पी क्यू वेक्टर लिखा है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पी, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 आई कैप, मेरी बात सुनते रहिएगा, b माइनस 3/2 b माइनस 3/2 जे कैप प्लस c माइनस 2 के कैप, ठीक है, c माइनस 2 के कैप, c माइनस 2 के कैप, है ना। अब ये आपका आ गया पी क्यू वेक्टर, और आप जानते हैं कि ये प्लेन जो है इसका जो नॉर्मल होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी वो पी क्यू वेक्टर के कैसे होगा, बिल्कुल पैरेलल होने वाला है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर कौन है, 2i कैप माइनस 2j कैप, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं, प्लस 4k कैप, और ये वेक्टर पैरेलल तो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होंगे, तो ये बराबर होगा किसके, लैम्डा टाइम्स ऑफ इसके, यानी 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है जी। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करिए, तो यहां से a माइनस 1 बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा के, ठीक है जी, और b माइनस 3/2 बराबर आ जाएगा b माइनस 3/2 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 2 लैम्डा के, और यहां से आपका c माइनस 2, ठीक है, बराबर आ जाएगा किसके, 4 लैम्डा के। जरा देखिए, रखिएगा वैल्यूज देखिएगा, तो यहां से आपका लैम्डा जो आ जाएगा, ठीक है, या कह लीजिए a जो आ जाएगा, यहां से आप या तो a या लैम्डा कुछ भी निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो आपका जो a आ जाएगा वो आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, b जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2 माइनस 2 लैम्डा, और यहां से c जो आएगा आपका 4 लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा, और a b c के कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग गए, और a b c पॉइंट प्लेन के अंदर ही है, तो ये पॉइंट्स प्लेन में लाई करेंगे, तो जरा रखिएगा 2 टाइम्स a x की जगह a आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2y, माइनस 2 इंटू वाई की जगह ये 3/2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4z, 4 इंटू जेड बोले तो 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा भाई 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा प्लस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 16 प्लस 4 प्लस 4 24 लैम्डा विल बी इक्वल टू भाई 8 10 15 12 माइनस का 12, तो यहां से दिस इंप्लाइज लैम्डा बराबर आ जाएगा माइनस के 1/2 के, लैम्डा को माइनस का 1/2 उठा के रख दीजिएगा, तो आपके जो पॉइंट्स मिलेंगे वो देखते हैं क्या है। तो लैम्डा अगर माइनस का 1/2 है तो यहां जाएगा माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 0, तो ए आपका 0 आ जाएगा। बी देखते हैं, तो बी आपका आ जाएगा, बी लैम्डा कितना है भाई, माइनस का 1/2, तो जब आप माइनस का 1/2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/2, कितना हो जाएगा 5/2। सी आप देखते कितना है ना, तो लैम्डा को डालेंगे माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 0 0, तो जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको 0,5/2, 0 नजर आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो सब में √6 नजर आएगी, सब में √6 नजर आएगी, क्योंकि 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 √6 आएगी, लेकिन जहां कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको 0,5/2, 0, शायद ऑप्शन बी आपका ऐसा है, उसमें आप इसे टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने किया क्या है, मैं फिर बता दूं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की मैंने कोऑर्डिनेट्स माने, इसका डायरेक्शन वेक्टर निकाला, इसका डायरेक्शन वेक्टर निकाला, पैरेलल था, लैम्डा टाइम्स कर दिया, तो ए बी सी लैम्डा की टर्म्स में आ गया, और ए बी सी प्लेन में सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आई, मेरे कोऑर्डिनेट्स आए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला सवाल एकदम से आएगा, लिखना शुरू करिए। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, बॉक्स 1 कंटेन 30 कार्ड्स मार्क्ड फ्रॉम 1 to 30 एंड बॉक्स 2 कंटेन्स 20 कार्ड्स मार्क्ड फ्रॉम 31 to 50. A box is selected at random and card is drawn from the box. If the number on the card is a known prime, then what is the probability that the card drawn is from the box 1? दो बॉक्स दिए हुए हैं, एक में 1 से 30 तक नंबर है, एक में 31 से 50 तक नंबर के कार्ड्स हैं। किसी भी बॉक्स से आपने रैंडमली जो है कोई एक कार्ड निकाल लिया, कार्ड निकालने के बाद आपने देखा कि जो नंबर आया है वो तो नॉन प्राइम आया है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉक्स 1 से आया होगा। बेस थ्योरम, स्ट्रिक्टली बेस थ्योरम, मेरी बात सुनिएगा भाई। ये आपके पास बॉक्स 1 है, मेरी बात सुनते रहिएगा। ये आपके पास बॉक्स 2 है, ठीक है। अब इसमें 1 से 30 तक है, ठीक है, और इसमें 31 से 50 तक है, ठीक है। तो 1 से 30 तक
प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, मेरी बात सुनिएगा, 27 आएगा। तो कितने हो जाएंगे भाई? 10 हो जाएंगे। तो 10 प्राइम है, तो नॉन प्राइम में आया ना, तो 20 नॉन प्राइम है, तो यहां पर 20 नॉन प्राइम है। टोटल जो है वो 30 है। ठीक, अब यहां पर अगर 31 से 50 तक हम गए तो 31 से 50 तक एक तो 31 हमारा प्राइम है। ठीक है, 31 के बाद हमें मिलता है 37, के बाद हमें मिलता है 41, के बाद हमें मिलता है 43, के बाद हमें मिलता है 47। तो 5 हमारे पास ऐसे नंबर आए जो हमारे प्राइम है। तो 5 अगर 20 में से, तो 15 हमारे जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? नॉन प्राइम। टोटल हमारे पास कितना है? 20 है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है जी, 15 हमारे नॉन प्राइम हो जाएंगे। तो उसने ये कहा कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? मैंने कार्ड उठाया, मैं जानता हूं वो नॉन प्राइम है, मैं जानता हूं वो नॉन प्राइम है, तो वो बॉक्स 1 से उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? बेस थ्योरम। तो ये हो जाएगा P ऑफ B1 इंटू P ऑफ NP बाई B1 अपॉन P ऑफ B1 इंटू P ऑफ NP बाई B1 प्लस P ऑफ B2 P ऑफ NP बाई B2। मेरी बात सुनते रहिएगा। ठीक है, B1 सेलेक्टिंग बैग 1, B2 सेलेक्टिंग बैग 2, B स्टैंड्स फॉर बैग 1, B2 स्टैंड्स फॉर बैग 2। तो सेलेक्टिंग बैग 1 इज द प्रोबेबिलिटी 1/2। भाई कोई से भी बैग से जाके उठा लो, कौन सा किसी ने रोका है, बराबर प्रोबेबिलिटी है 1/2। और P ऑफ B भी हमारा कितना है? 1/2। मेरी बात सुनते रहिएगा। अब आपको जानना है P ऑफ NP बाई B1 और आपको जानना है P ऑफ NP बाई B2। बात सुनते रहेंगे। तो NP बाई B1 का मतलब क्या हो गया? जब मैं जानता हूं कि मैंने बैग 1 सेलेक्ट कर लिया, तो उसमें से नॉन प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैंने ये बैग सेलेक्ट कर लिया, इसमें से नॉन प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई टोटल इसमें 30 है, नॉन प्राइम 20 है, तो 2/3 है, 20/30 2/3 है। ठीक है जी। अब NP बाई B2, जब मैं जानता हूं मैंने बैग 2 सेलेक्ट कर लिया, जब मैं जानता हूं मैंने बैग 2 पे हाथ रख दिया, तो इसमें से नॉन प्राइम की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 15/20, 3/4। ठीक है जी। तो आंसर देखते हैं कितना आ रहा है। तो P ऑफ B1 बाई NP नॉन प्राइम निकाल लिया, जानते हैं वो बैग 1 से, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? P ऑफ B1 हाफ, P ऑफ NP बाई B1 2/3 अपॉन हाफ इंटू 2/3 प्लस हाफ इंटू 3/4। हाफ 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 प्लीज जाइए, तो यह आ जाएगा 2/3 बाय, जरा एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 8 + 9 17/12, 3 4 ऊपर जाएगा 8/17। देखिए जी, जो भी ऑप्शन आपका 8/17 हो, प्लीज उस पर टिक लगा दीजिएगा। 8/17 विल बी योर राइट आंसर। और बेस थ्योरम से डायरेक्टली सवाल जो है इस बार पूछा गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ एकदम बढ़ जाएंगे। जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल फिर से जो है वो 3D प्लेन्स की तरफ से आया था। तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल आपकी नजरों के सामने ये रहा। एक पॉइंट P दिया हुआ है 1 to 1, साथ में लिखते चलेंगे। एक पॉइंट P दिया हुआ है 1 to 1, पढ़ते चलेंगे। एक पॉइंट Q दिया हुआ है 2 1 2। और अब से कहा गया है कि दोनों पॉइंट जो है वो प्लेन पर लाई करते हैं। वो प्लेन विच इज पैरेलल टू द लाइन, और वो एक लाइन के पैरेलल है। वो लाइन दी हुई है 2x = 3y, z = 1। ठीक है जी, ये लाइन है। और हमसे कहा गया देन प्लेन ऑल्सो पासिस थ्रू। तो प्लेन 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, -6 को, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं। तो कौन से पर वो जो है, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो प्लेन से पास करता है? कौन से प्लेन से? वो प्लेन जो इन दोनों पॉइंट से पास करता है और इसके पैरेलल है। मैं दोबारा बोलता हूं, आपको एक ऐसा प्लेन निकालना है। यू हैव टू फाइंड द प्लेन जो इन दोनों पॉइंट्स से पास करता हो, यानी ये दोनों पॉइंट उस प्लेन पर पड़े हों और वो प्लेन इस लाइन के पैरेलल हो। वो प्लेन आपका निकल आएगा। तो आपसे पूछा गया है कि दिए गए चारों पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उस प्लेन पर पड़ा है। तो एक काम करते हैं, इन 2 पॉइंट्स और इस लाइन की मदद से अपना प्लेन निकाल लेते हैं। प्लेन आ जाएगा, पॉइंट उठा के सेटिस्फाई कर देंगे, भाई जो होगा आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। ठीक है जी, ओके। तो भाई ये प्लेन है, ये पॉइंट P यानी 1 to 1। ठीक है, और फिर कह रहा हूं एक बार आप लोगों से, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करिएगा अपने यारों दोस्तों, सभी के पास जो है इसके सॉल्यूशंस पहुंच जाने चाहिए। और अगली वीडियो जो है वो आपको एकदम मिलेगी। जैसे ही क्या नाम है अगला दिन आएगा, आपको अगले जो है क्या नाम है, जो भी उसका सेकेंड एग्जाम होता है सेकेंड शिफ्ट का, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। खैर, और एक पॉइंट P दिया हुआ है, एक पॉइंट Q हमें दिया हुआ है।
2 1 2, ठीक है जी, ओके। ये लाइन दी हुई है 2x इज इक्वल टू 3y कॉमा z इज इक्वल टू 1। जरा इसे तमीज से कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 3 इधर 2 इधर, तो ये लिखा हुआ है x बाई 3 इज इक्वल टू y बाई 2 इज इक्वल टू, ये असल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है z माइनस 1 बाई 0। इसे इस तरीके से लिखा जाता है। ये कॉमा लगा हुआ है इसलिए क्योंकि z 1 है, यानी उसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो 0 है, वो z एक्सिस पे है ही नहीं, तो वो z माइनस 1 बाई 0। तो ये आपकी लाइन दी हुई है, ठीक है। तो इस लाइन के डायरेक्शन जो है ये प्लेन दिया हुआ है, और ये प्लेन और ये लाइन पैरेलल है। तो यानी कि लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया, 3i कैप प्लस 2j कैप, दैट्स इट। बी वेक्टर मान लीजिए, इसे बी वेक्टर मान लीजिए, लाइन का बी वेक्टर हो गया, ठीक है जी। तो ये प्लेन इसके पैरेलल है, लेकिन आपको प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट के साथ साथ उसका नॉर्मल चाहिए होता है। प्लेन का तो आपको नॉर्मल चाहिए होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेन का नॉर्मल आपको चाहिए होता है, ठीक है। अब अगर ये P है और ये Q है, तो अगर आप PQ वेक्टर निकाल दो तो PQ वेक्टर कहां पड़ा है, उसी प्लेन पर। PQ वेक्टर कहां पड़ा है, उसी प्लेन पर। लाइन कहां है, उसके पैरेलल। तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो प्लेन के कैसा आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्लेन है, ठीक है। अब ये प्लेन है, इस पर 2 पॉइंट पड़े हुए हैं, ठीक है जी। अब क्या है कि ये प्लेन हमारी लाइन है, ये इसके पैरेलल है, तो प्लेन पे 2 पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर, लाइन उसके पैरेलल है, दोनों का क्रॉस करोगे तो कैसा आ जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। तो PQ वेक्टर निकाल लीजिए यहां से। तो PQ वेक्टर आपका हो जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये आ गया आपका PQ वेक्टर। तो ये PQ वेक्टर और ये B वेक्टर का क्रॉस निकाल दो, प्लेन के नॉर्मल आ जाएगा। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, i कैप j कैप k कैप, अपना देसी तरीका है भाई। तो ये आएगा 3 2 1, 3 2 1, ये कितना आएगा भाई आपका 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। जल्दी हो लेकिन गलती ना हो, बस इतनी ही जल्दी हो, ध्यान रखिएगा। तो एन वेक्टर आ जाएगा i कैप के अंदर 3, ठीक है जी। ध्यान से देखते चलिएगा। माइनस जे के अंदर कितना आएगा, माइनस जे के अंदर आएगा 3 माइनस 1 2, प्लस के कैप के अंदर कितना आएगा, के कैप के अंदर आएगा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, ठीक है जी। तो आपका एन वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। अब आप जानते हैं प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y माइनस 5z इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। किसी भी पॉइंट वेक्टर का इसके साथ जो है आप डॉट प्रोडक्ट करा दो, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा माइनस 5 माइनस 6, ठीक है, माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लेता हूँ, 3 माइनस 4 माइनस 5, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपका माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 2y माइनस 5z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये आया था आपका 2 प्लस 1 3, जे कैप आया था 3 माइनस 1 2, और ये आया था, ठीक है जी 3 2 1। बस यही गलती हो गई, 3 2 0 था, ये 0 था, ये गलती हो गई भाई, 3 2 0 था। अगर ऐसी गलती होगी तो माफ़ी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। 3 2 0 था भाई, ये गलती हुई है, ये गलती हुई है, और ये गलतियाँ होनी नहीं चाहिए क्योंकि इनकी माफ़ी मिलती नहीं है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्षमा चाहूँगा। ये हो जाएगा आई कैप की बगल में कितना हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप की बगल में कितना हो जाएगा 3 प्लस के कैप की बगल में कितना हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -3 माइनस 2 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक है जी। अब ये आपका हो जाएगा, मेरी बात सुनते रहिएगा, एन वेक्टर आ गया तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, तो ये हो जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर कर दो, तो कितना आएगा 2 माइनस 6 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ रहा है माइनस का 2 माइनस 6 माइनस 5, तो माइनस का 9 आ रहा है। तो भाई ये आ जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 5z प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है? पॉइंट उठा के रख लीजिएगा, जो भी आपका पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। भाई आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपका जो पॉइंट है -2, 0,1, -2, 0,1, -2, 0,1, वो इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा, -4, -5, -9 + 9 = 0। तो जो भी ऑप्शन आपका -2, 0,1 होगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमने भी n वेक्टर निकालते वक्त एक छोटी सी गलती करी थी, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने गलती से यहाँ पर k नहीं है, फिर भी यहाँ 1 लिख दिया था, तो वो एक छोटी सी गलती हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, मुझे तो अभी यहाँ सॉल्व करने की, वीडियो जल्दी अपलोड करने की जल्दी है, आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, जल्दी शुरू करेगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, जरा पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² + 6x + 2 -2 = 0। और ये कहा गया है कि अगर Sn अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n होगा तो ये बताइए, और अगर n नेचुरल नंबर है तो ये बताइए इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अल्फा और बीटा रूट्स हैं, और इक्वेशन हमारी दी गई है 5x² + 6x - 2 = 0। Sn दिया हुआ है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ठीक है, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सम 6 और सम 5 का जिक्र किया गया है। तो सम 6 जो हो जाएगा आपका अल्फा 6 प्लस बीटा 6 हो जाएगा, S5 जो हो जाएगा वो अल्फा 5 प्लस बीटा 5 हो जाएगा। यानी आपको अल्फा 6 मैक्सिमम पावर अल्फा 6 चाहिए, बीटा 6 चाहिए। खैर मेरी बात सुनिएगा, अगर अल्फा इसका रूट है तो इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से बात समझ में आती है कि 5α² बराबर हो जाएगा 2 - 6 अल्फा के, 5β² बराबर हो जाएगा 2 - 6 बीटा के। ठीक है जी, अल्फा में मैक्सिमम पावर का जो जिक्र किया गया है वो 6 है, अल्फा की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरे में, बीटा की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरे में। तो ये हमारा आ जाएगा 5 अल्फा की पावर 6 बराबर आ जाएगा 2 अल्फा की पावर 4 - 6 अल्फा की पावर 5। ये वाला हमारा आ जाएगा 5 बीटा की पावर 6 = 2 बीटा की पावर 4 - 6 बीटा की पावर 5। दोनों को जरा ऐड करिएगा तो ये जाएगा 5 टाइम्स S6 = 2 टाइम्स S4 - 6 टाइम्स S5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 सम ऑफ 6 प्लस 6 टाइम्स सम ऑफ 5 = 2 टाइम्स सम ऑफ 4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सारे ऑप्शंस देखूं तो शायद आखिरी वाला ऑप्शन 5 टाइम्स सम ऑफ 6 प्लस 6 टाइम्स सम ऑफ 5 = 2 टाइम्स सम ऑफ 4, शायद ये बराबर है। तो ऑप्शन डी इसका जो है आई गेस वो करेक्ट होगा, अगर ऑप्शन डी यही है तो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सिर्फ मैंने तो इतना सा ध्यान लगाया, पहले तो मैं इसी में मल्टीप्लाई करने वाला था। ठीक है जी, इसी में 6 की मल्टीप्लाई करने वाला था मैं। ठीक, फिर मैंने क्या सोचा कि ये जो है सम 6 की बात कर रहा है, सम 5 की बात कर रहा है, तो अल्फा की पावर 6 अल्फा की पावर 5 मैक्सिमम जाएगा। तो अल्फा की पावर 6 कब होगा? जब अल्फा 4 मल्टीप्लाई होगा। तो कर दिया, जोड़ दिया, आ गया, कुछ करना ही नहीं था। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से करिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, जल्दी से करिएगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है z - α / z + α इज प्योरली इमेजिनरी। अगर z - α z + α प्योरली इमेजिनरी है और मॉड्यूलस ऑफ z लिख लेते हैं भाई, z - α / z + α कैसा है? प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, और प्योरली इमेजिनरी के बाद मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो हमें बताया गया कि वो 82 है। तो ये पूछा है कि मॉड्यूलस ऑफ अल्फा कितना होगा? 82 होगा, √82 होगा, 2√82 होगा। बहुत सारे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, देखते हैं कि क्या इसका जवाब निकल के आता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है भाई, एक तरीका तो ये कि आप यहाँ x + i रखो और उठा के करना शुरू कर दो। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, आप इसे क्या नाम है, रैशनलाइज करो या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो डिनोमिनेटर के, और आप इसे अंततः जो है वो अपनी बात तक ले आओ। लेकिन अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसमें इसका जब कॉन्जुगेट जुड़ेगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, मान लो 2 आयोटा है तो वो प्योरली इमेजिनरी है, रियल तो है ही नहीं। अब 2 आयोटा में जोड़ दो उसका कॉन्जुगेट तो -2 आयोटा। तो किसी भी प्योरली इमेजिनरी में अगर उसका कॉन्जुगेट आप ऐड करोगे तो वो = 0 हो जाएगा। इस बात को आप इस्तेमाल कर दो ना। तो अगर इसमें इसी का कॉन्जुगेट में जोड़ दूं, मैं ज्यादा तेज तो नहीं, समझ तो आ रही है ना मेरी बात? पढ़ तो रखा था ना आपने, पेपर तो आप दे के आए ना, दे के आने वाले हैं। मेरी बात सुनिए,
तो अगर मैं इसमें इसी का कॉन्जुगेट जोड़ दूं z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा, मैं जोड़ दूं इसी का कॉन्जुगेट। अब अल्फा तो रियल है, अल्फा तो जो है वो कोई रियल वैल्यू होगी, तो वो तो कोई मतलब z ही तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पर अल्फा तो रियल है, तो फिर उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अल्फा ही रहने तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा अपॉन z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा कॉन्जुगेट तो अल्फा ही रह जाएगा। ठीक है, करना है कर लो, नहीं करना मत करो, आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट प्लस नहीं माइनस z कॉन्जुगेट अल्फा प्लस अल्फा z माइनस अल्फा अल्फा प्लस z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा z प्लस अल्फा z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा स्क्वायर। और ये वाली बात किसके बराबर होगी, जीरो के। पूरी प्रॉपर्टी नहीं लिखी, किसी में किसी कोई प्योरली इमेजिनरी है तो अगर उसमें उसका कॉन्जुगेट जोड़ोगे तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर तो उधर जाके वैसे ही जीरो हो जाने वाला है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा भाई, माइनस का अल्फा जेड प्लस का अल्फा जेड, देखिए जी आप तो जाइए ना, आपका हमारे पास कोई खासा काम नहीं है। और माइनस का अल्फा जेड कॉन्जुगेट प्लस का अल्फा जेड कॉन्जुगेट, आप जाइए, आपके पास हमारा कोई काम नहीं है। तो बचा जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड जेड कॉन्जुगेट, तो हो जाएगा 2z कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा माइनस का अल्फा अल्फा माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, 2 से 2 गया, जेड जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर बराबर, जानते हैं ना, सामने आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या पूछा था, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा क्या होगा। देखिए अल्फा स्क्वायर का हो या मॉड्यूलस का अल्फा स्क्वायर का हो, फर्क नहीं पड़ता। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर अगर अल्फा स्क्वायर है तो मॉड्यूलस का जेड जो हो जाएगा वो अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो मॉड्यूलस का अल्फा या अल्फा जो है वो आपका मॉड्यूलस ऑफ जेड यानी 82 के बराबर आ जाएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड अल्फा के बराबर है, तो इसका जवाब 82 आ जाएगा। ठीक है, आप अगर इसे अल्फा कॉन्जुगेट लेके चले होते तो आपको एग्जैक्टली ये अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट मिला होता, ये अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट मिला होता, तो वो एक्चुअली मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर मिला होता, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड मॉड्यूलस ऑफ अल्फा के बराबर आ जाता, तो ये 82 के बराबर आपको और अच्छे से दिख जाता। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्फा जो है वो रियल है। तो अगर माइनस का 82 आया होता तब सोचना पड़ता, फिलहाल तो 82 और पॉजिटिव का मॉड्यूलस पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका आंसर भी 82 ही होगा। जो भी ऑप्शन आप उसे करेक्ट कर दीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाऊंगा, जल्दी से लिख लीजिए किसी को लिखना है तो। ठीक है जी, जल्दी से चलिए अगर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो वेक्टर से आया था, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों यूनिट वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सारे कैसे हैं, यूनिट वेक्टर, सबका मॉड्यूलस 1 हो जाएगा। खैर तो ये बताइए भाई, मेरी बात सुनते रहिएगा, कि ये दिया हुआ है सच दैट कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर अगर 8 के बराबर है, तो ये बताइए कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक है, कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, जो आएगा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। तो ये गिवन है, तो ये मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो इसमें इसी का डॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसे डायरेक्टली भी आप खोल सकते हो क्या, मॉड्यूलस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये खुल जाएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 8 दिया गया है। मॉड्यूलस सबका 1 है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 उधर गया, 4 बचा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर -2 निकालने के बाद बचा -2। तो इसकी वैल्यू हमें पता लग गई कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर यहाँ से किसके बराबर है, -2 के बराबर है। इसकी वैल्यू निकालनी, जरा इसे खोलिएगा, ये आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये किसके बराबर होगा ये जानना है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 5 6 10, ये आ जाएगा 10 प्लस 4 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये किसके बराबर आया था, क्या वैल्यू आई थी -2, तो -8 + 10 कितना आ रहा है 2, जो भी आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन ठीक हो टिक कर दीजिएगा, 2 आपका जो है वो जवाब आ जाएगा। सवाल बहुत सरल थे, ठीक है, जिसने थोड़ी भी प्रैक्टिस की होगी सवाल समझ आए होंगे, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। जल्दी से करिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, जल्दी करिए सर। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन का है। जरा सवाल पढ़ते हैं क्या है। तो सवाल ये है कि इवैल्यूएट करिएगा 0 से 2 तक मॉड्यूलस ऑफ x - 1 - x dx किसके बराबर होगा, 5/2, 7/2, 9/2, 3/2, जो भी ऑप्शन आपको क्लिक करना है, ठीक है जी। तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल ये कह रहा है कि 0 से 2 तक आपको दिया गया है मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस ऑफ x - 1 - x dx, ऐसा दिया गया, ठीक है जी। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे भाई, मॉड्यूलस हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट हुआ, टूटना मांगता है जी, टूटना मांगता है भाई। 1 से पहले ये देखो ना, इसका जो क्रिटिकल है वो 1 है, 1 से पहले ये नेगेटिव खुलेगा, 1 के बाद ये पॉजिटिव खुलेगा, तो 1 पे तोड़ दो ना, तोड़ दो। ये हो जाएगा 0 से 1, 1 से 2, ठीक, प्लस आ जाएगा 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 चलते हैं, 0 से 1 तो ये नेगेटिव खुलेगा, तो ये क्या खुलेगा, ये खुलेगा 1 - x, तो क्या हो जाएगा मॉड्यूलस के अंदर 1 - 2x, बड़ा मॉड्यूलस भी तो है। 1 से 2 तक एज इट इज खुलेगा, तो एज इट इज खुलेगा x - 1 - x, x कट जाएगा, -1 का मॉड्यूलस 1 dx आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। ये वाला तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1, 2 - 1 1, इसका आंसर तो 1 आ रहा है, इसका तो पूरे का आंसर 1 आ रहा है, +1 कर देंगे जो भी आंसर आ रहा होगा। खैर, अब ये फिर मॉड्यूलस के अंदर 1 - 2x है, ये फिर खुद टूट जाएगा 1/2 पे, क्रिटिकल 1/2 भाई। 1/2 से पहले पॉजिटिव खुलेगा, 1/2 के बाद ये नेगेटिव खुलेगा, तो 0 से 1/2 प्लस 1/2 से 1, और ये वाला तो है ही 1, तो 0 से 1/2 ये एज इट इज खुल जाएगा 1 - 2x, और इसमें नेगेटिव खुलेगा 2x - 1 dx, और +1 तो है ही। तो ये देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x - x², अपर लिमिट है 1/2, लोअर लिमिट है 0, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² - x, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 1/2, प्लस तो 1 है ही, तो ये हो जाएगा 1/2 - 1/4 प्लस 0 0 0, तो ये हो जाएगा 1 - 1 0 प्लस 1/4 - 1/2 प्लस 1। हाँ, जस्ट अ मिनट, 1 डालने पर 1 का स्क्वायर 1 - 1, ये तो 0 हो ही जाएगा। लोअर लिमिट भाई, एक सेकंड, एक बार दोबारा देखें क्या लिख दिया हमने, है ना, दोबारा देखें। अपर माइनस लोअर, तो अपर में 1 डाला तो 1/2 - 1/4, लोअर डाला तो 0 प्लस अपर माइनस लोअर, अपर डाला 1 तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 माइनस, लोअर डाला तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 - 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 - 2/4 यानी 2 - 1/2 यानी कितना आ जाएगा 3/2। सही जवाब हो जाएगा भी आपका 3/2, जो भी ऑप्शन है आपका, ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, डी 3/2 जवाब है आपका। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से करिएगा। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल जो है वो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन का ना, इंटीग्रल से आया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का है, ठीक है। जरा क्या कह रहा है जरा देखते हैं। तो सवाल ये कह रहा है कि आपको एरिया बताना है, एक एलिप्स दिया हुआ है और एक आपको एक लाइन दी गई है, ठीक है जी। मैं लिख लेता हूं, इक्वेशन से लिख लेता हूं कि इन दोनों के बीच का एरिया बताना है, x² + 4 + y² 9 = लेस देन इक्वल्स टू 1, और साथ में दिया गया है 3 मॉड्यूलस x प्लस 2 मॉड्यूलस y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ठीक है जी। और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर 6π - 10 होगा, 6π - 11 - 12 - 13, इस तरीके से जो है इनके बीच में एरिया बाउंडेड क्या होगा, ठीक है। इन दोनों को प्लॉट किया जाए, पहले प्लॉट किया जाए, तो प्लॉट करते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2, ये आपका एलिप्स है भाई, ये आपका एलिप्स है, ये भाई 2 एग्जैक्टली आना चाहिए ना, 2 एग्जैक्टली आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा।
ये आपका एलिप्स है, ठीक है, क्योंकि x पे 2 और -2 है, y पे 3 और -3 है। ये एलिप्स कह रहा है लेस देन 1, यानी ये अंदर की तरफ है। खैर देखते हैं, ये लाइन प्लॉट करते हैं भाई। तो ये लाइन जो है आपको पता होनी चाहिए, एक नहीं 4 लाइन है, और 4 में भी ये कुछ ऐसी शेप बनाती है, ठीक है जी। कैसे भाई, आप देखो ना, एक लाइन है ये 3x + 2y > 6, एक बार है ये 3x + 2y > 6 मान लो प्लॉट करने के लिए, ठीक है जी। तो यहां से 4 लाइन बनेंगे, एक बार ये प्लस, एक बार ये माइनस, एक बार ये करस्पॉन्डिंगली प्लस माइनस, ठीक है जी। तो मैंने सबसे बढ़िया वाली ली है ना, तो इसमें x 0 होगा तो y 3 होगा, और इसमें y 0 होगा तो x 2 होगा। तो ये जो लाइन आएगी, ये लाइन जो है वो कुछ ऐसी सी आ जाएगी, ये ऐसी आ जाएगी। तो फिर ये तो सीधी सी बात है कि ये ऐसी आ जाएगी, यहां पर ये ऐसी आएगी, और यहां पर ये ऐसी आएगी। थोड़ा सा पढ़ते हैं आप तो आपको ये बात समझ आती होगी। तो ये वाला एरिया, क्योंकि लाइन कह रही है, लाइंस कह रही है बाहर जाने दे ग्रेटर देन, इलिप्स कह रहा है अंदर आने दे, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप यहां पर इंटीग्रेट करने गए तब तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी तैसी होनी तय है, क्योंकि √a² - x² वाला फॉर्मूला लगेगा, लगाते रहिएगा, खुश होते रहिएगा। खैर आप जानते हैं इलिप्स का एरिया कितना है, पूरे इलिप्स का एरिया कितना है? इलिप्स का एरिया होता है भाई πab, ठीक है भाई। πab को 4 से डिवाइड कर दो तो πab/4 किसका एरिया आ जाएगा? इस पूरे क्वाड्रेंट का, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। बच्चा बोलता है मुझे तो फर्स्ट का भी नहीं चाहिए। अरे भाई, तो πab/4 जो है वो इसका आ गया। अब इसके अंदर एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, उस ट्राइंगल का सबट्रैक्ट कर दे। ट्राइंगल कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबट्रैक्ट कर दे। क्या? हाफ इंटू बेस, बेस बोले तो 2, हाइट बोले तो 3, 2 इंटू 3। अब अगर एक क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्स में से घटा देगा तो ट्राइंगल तो क्या बचेगा? रिक्वायर्ड बचेगा। बच्चा बोलता है रिक्वायर्ड तो 4 बार है, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, बात सिंपल सी है। अच्छा, यहां पर ए आपका जो है, ए आपका 2 है, बी आपका 3 है, ठीक है जी। तो 2 इंटू 3/4 - 3, तो ये आपका हो जाएगा 2 से 2 गया, ये हो जाएगा आपका 12/2, यानी 6π - 12, 6π - 12, जो भी आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी शायद से आपका है 6π - 12। इतना आपका स्क्वायर यूनिट जो है वो आपका एरिया आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, इसे आप जल्दी से लिखिएगा, अच्छा सवाल था। और हाँ, इंटीग्रेशन की जरूरत एरिया निकालने में नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। जल्दी से करिएगा, अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे, करिए जरा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन से आया था। सवाल बड़ा शानदार था। सवाल ये था कि ये बताइए कि मदर वर्ड को अगर डिक्शनरी में अरेंज कर दिया जाए तो उसकी रैंक क्या होगी? व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड मदर इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर आर अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी। और ऑप्शंस आपको दिए गए थे 307 होगी, 309 होगी, 3011 होगी, या 311 होगी, 305 होगी, ठीक है जी। 4 ऑप्शंस आपके सामने थे। बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा आप लोगों को कराया गया है मदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्ड है, ये जो खूबसूरत सा शब्द है, ठीक है, इस शब्द के अगर लेटर्स को आप पहले से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना शुरू करें तो सबसे पहले आएगा ABCDE, FGH, IJKLMNOPQRST, ठीक है जी। तो ये आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर मुझे ABCD सही से याद है तो ये आ चुका है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, पहले E से शुरू होगा, फिर H से होगा, फिर M से होगा। तो E से जब शुरू होगा तो 5 फैक्टोरियल 120 और 120 तो ये रहे, ठीक। अब M के जस्ट बाद फिर M E से शुरू होगा, फिर M H से शुरू होगा, फिर M O से शुरू होगा, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल तो ये रहे, यानी एक सेकेंड, 4 फैक्टोरियल तो 24 ये रहे और 24 ये रहे, फिर MO से शुरू होगा। अब MO में भी सबसे पहले MOE आएगा, फिर MOH आएगा, फिर आएगा जाके MOR, फिर आएगा MOR के बाद MOT, MO से फिक्स हो गया, फिर MO के फिक्स होने के बाद MOE, MOH और फिर MOR, ठीक है। फिर आएगा कहीं MOT। तो 3 फिक्स होने के बाद 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कुछ ये हो गया। MOT के जस्ट बाद आएगा E, ठीक है।
MOT के जस्ट बाद आएगा E, फिर आया MOT के जस्ट बाद आएगा H। तो MOT E के बाद बचे दो फैक्टोरियल, तो 2 ये बचे। MOT H के जस्ट बाद अपने आप E आएगा, फिर अपने बाद R आएगा, तो ये आएगा, ये हो जाएगा 240, 48, 18, 20, 21। ठीक है, लास्ट में 9 तो एक के ही आ रहा है, फिर भी लिख लेते हैं 509, 309, 309th जो वर्ड आएगा वो आपका मदर आएगा, अगर आप मदर वर्ड के लेटर्स को डिक्शनरी में अरेंज करते हैं, तो एज इन ए डिक्शनरी अरेंज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिएगा, अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो जीपी से आया है। ठीक है, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारे सामने रहा, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज एस। सम एस दिया गया है और हमसे कहा गया देयर प्रोडक्ट इज 27। तो फिर तो वही 3 टर्म्स हमें ए बाई आर, ए और ए आर ही माननी चाहिए, क्योंकि यही 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी मानो, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बड़ा शानदार तरीके से आता है। तो तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा ए क्यूब, दिया हुआ है 27, तो ए आपका 3 आ जाएगा। चलिए ये तो अच्छा हुआ। अच्छा, सम ऑफ सम, तो ये कहा गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस। एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या मिनिमम पूछा गया था, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही था, शायद से मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी। देखिए मेमोरी बेस्ड सवाल है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गई, तो शायद से इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम जहां तक मुझे याद आता है मिनिमम, तो सम एस दिया हुआ है, तीनों टर्म्स का सम एस दिया हुआ है, तो एस कितना हो जाएगा, ए बाई आर, यानी 3 बाई आर प्लस 3 प्लस 3 आर। ठीक है, तो सम की मिनिमम वैल्यू, सम में खेलना है तो आप एक काम करिएगा, ये हो जाएगा 3, इन दोनों में से 3 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा r प्लस 1 बाई आर। और आप जानते हैं कि r यहां पर देखिए r प्लस 1 बाई आर या तो 2 या 2 से बड़ा होगा भाई, ये या तो 2 या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, या -2 या -2 से छोटा होगा। ठीक है, लेकिन आपसे कहा गया है कि पॉजिटिव टर्म्स है, अगर पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव रहा होगा, तो ये 2 या 2 से बड़ा ही रहा होगा। तो अगर ये 2 या 2 से बड़ा होगा तो मिनिमम कितना हो सकता है, 2, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 9, तो ये 9 से इन्फिनिटी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। और मिनिमम वैल्यू पूछी थी तो मिनिमम वैल्यू शायद 9 आ जाएगी। और आपको ये पता होना चाहिए r प्लस 1 बाई आर, एक्स प्लस 1 बाई एक्स 2 या 2 से बड़ा और -2 या -2 से छोटा, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगी। जो भी आपका ऑप्शन रहा होगा सही हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से लिखिए, लिखना है तो